हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी न्यूट्रिशन की। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पायरेशन और रेस्पिरेशन। हिंदी में इसे कहते हैं श्वसन। श्वसन, राइट? तो नॉर्मली हम इसे ही श्वसन मानते हैं, रेस्पिरेशन मानते हैं। क्या लिया नोज से अंदर, नाक से? तो काफी बच्चे बोलते हैं ऑक्सीजन गैस ली। अच्छा, फिल्टर लगे हुए हैं यहां पर, सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही अंदर आएगी। तो व्हाट वी इनटेक एयर बाय आवर नोस्ट्रिल एंड एयर गोज टू लंग्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े। और लंग्स में एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का। मैंने आपको जब अपना जो फर्स्ट वीडियो भेजा उसमें आप देखना, वहां पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 जाता है वाया ब्लड, थ्रू ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल। शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन जाती है। वाह भाई, करती क्या है वहां जाकर? वही हमारा अभी मैं आगे बात करने वाला हूं कि ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंची और उधर हमने न्यूट्रिशन किया था, खाना खाया था, डाइजेशन हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था, और फिर वो जो ग्लूकोज जो पार्टिकल्स हैं वो कहां पहुंच रहा है? सेल में पहुंच रहा है। तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जो ये सेल के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड इट इज नोन एज ब्रीथिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीथिंग, है ना? तो दो पार्ट में हम रेस्पिरेशन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से, कैसे हमको समझना है, कितना 10th में हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन। और इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, एंड इट इज नोन एज ब्रीथिंग। एंड द सेकेंड पार्ट इज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। कहां होता है बच्चों? इनसाइड द सेल। और होता क्या है बच्चों इसमें? सिंपल फूड ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो क्या है? सिंपल इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज अगर ब्रीथिंग की बात करें बच्चों, तो प्लांट्स में, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में एंड टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, तीनों में डिफरेंट तरीकों से होता है, डिफरेंट वेज से होता है। प्लांट आपको पता है ये जलीय जीव जंतु और ये स्थलीय। ठीक है बच्चों? प्लांट में थ्रू स्टोमेटा होता है और बाय डिफ्यूजन होता है। स्टोमेटा जो होता है वो आप छोटे छोटे से पोर्स हैं जो जनरली लीफ के बैक साइड में, नीचे वाली साइड में, लोअर साइड में होते हैं। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की खासियत क्या है? वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को गेन करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को। एंड टेरिस्ट्रियल क्या करता है? टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और इन दोनों के पास इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स जिनकी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स की बात कर ले बच्चों। प्लांट्स में किससे होता है? स्टोमेटा से। प्रोसेस क्या काम में लेते हैं? डिफ्यूजन। और ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन एपिडर्मल लेयर। अगर आपने डायग्राम बनाया था जो मैंने फर्स्ट पार्ट भेजा था न्यूट्रिशन का, लीफ का, जब आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे देखना स्टोमेटा भी आपने लेबल किया है। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की, कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों को। ये डायग्राम जब आपने बनाया था लीफ का, तो
ये देखो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर आपको ये देखो छोटी सी आपने जगह छोड़ रखी है, दिट इज नोन एज स्टोमेटा। जनरली ये लोअर साइड ऑफ लीफ में होता है, लेकिन कभी कभी ये अपर साइड में भी मिलते हैं। तो यहाँ से इस तरह से गैस अंदर भी जाती है और यहीं से बाहर भी आती है। तो थोड़ा सा स्टोमेटा को और डिटेल में देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये स्टोमेटा को हम और डिटेल में देख रहे हैं। तो ये है बच्चों आपको लाइक किडनी लाइक जो ये सेल्स दिख रही है, ये देखो ये राजमे के बीज जैसा, ये कौन है बच्चों? गार्ड सेल्स। कौन है बच्चों? ये गार्ड सेल्स। गार्ड सेल ही स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, तो ये जब गार्ड सेल में अच्छा सा वाटर भर जाता है अंदर, तो वो थोड़ी सी तन जाती है, तो ये उसका ओपन हो जाता है। और जब वाटर कम होता है तो ये लूज हो जाता है, तो ये स्टोमेटा यहाँ से क्लोज हो जाता है। अभी मैकेनिज्म आप लोगों का कोर्स में नहीं है, लेकिन ये डायग्राम बहुत बार आया हुआ है, स्टोमेटा का डायग्राम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल बाय गार्ड सेल। तो ये इस तरह का डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वेरी सिंपल, वेरी इजी। बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होगा? पहली बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है, दे टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होती है। दूसरी बात, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते किससे हैं? तो उनके पास स्पेशल चीज़ क्या होती है? स्किन उनकी ऐसी होती है कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। और गिल्स होते हैं, गिल्स। अगर आप फिश के बारे में अगर आप जानते हैं तो फिश क्या करती है, अपने मुंह में पानी भरती है और प्रेशर से गिल्स से बाहर निकालती है, और गिल्स में ब्लड कैपिलरीज होती है और वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि वाई एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर? तो लो क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो उनको ब्रीथ फास्ट करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इंटेक कर सके। दैट्स वाई दे ब्रीथ फास्टर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है बच्चों? स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, जिनके भी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक O2 को गेन करते हैं। एग्जाम्पल अच्छा है ह्यूमन बींग्स। कुछ एनिमल्स स्किन से भी ऑक्सीजन को गेन कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कौन है? अर्थवॉर्म। फ्रॉग एक ऐसा है जो स्किन से भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर लंग्स भी होते हैं। वेरी स्पेशल। एम्फीबियंस, यानी मजेदार बात है, ये तो आराम से पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, क्योंकि पानी में जाएगा तो क्या करेगा? स्किन से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, बाहर आएगा तो लंग्स यूज करेगा। क्या बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में श्वसन तंत्र कैसा होता है बच्चों? तो मैं आपको पूरा पाथ बता रहा हूं, क्योंकि अभी अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही चल रहा है, हम सीधे ह्यूमन बींग्स पे आ गए हैं। नोज के लोअर साइड में क्या होते हैं? वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, उससे हम ऑक्सीजन एयर गेन करते हैं, एयर को। और कहाँ जाती है वो? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, राइट? नोज के अंदर एंटर कर रहे हैं, नोज के अंदर, राइट? तो नेजल कैविटी जो होती है वो आप अगर आप थोड़ा सा नोज पे अपना हाथ लगाओगे तो आपको दिखेगा कि दोनों जो नोस्ट्रिल्स हैं वो अलग अंदर है, सेपरेट है। तो एक सेप्टा, एक आप समझ लो कार्टिलेज का बना हुआ होता है जिससे दोनों अलग अलग रहती है, तो ये भी वन पेयर है। फिर जैसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं वैसे इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी होते हैं, वो भी वन पेयर है। फिर वो कहाँ ओपन होते हैं? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फेरिंग्स क्या जंक्शन है, यहीं से फेरिंग्स से ही क्या होता है? फूड पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं? इसोफेगस में। और फेरिंग्स में ही एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ग्लोटिस, जो ओपन कहाँ होता है? विंड पाइप में। और ग्लोटिस के ऊपर कौन होता है? एपिग्लोटिस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। आप मुंह को फाड़ कर कांच के सामने देखना, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो क्या होता है? एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिससे विंड पाइप में फूड पार्टिकल नहीं जाए। तो फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, राइट? और लेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? ट्रेकिया में। और ट्रेकिया से फिर हम कहाँ जाएंगे? सीधे
लंग्स में। तो ये सारा रूट है, पाथवे है एयर का पाथवे है, ऑक्सीजन रिच एयर का पाथवे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच का भी पाथवे यही होगा, उल्टा। थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं बच्चों। देखो, नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज में कौन आ गई, कैविटीज, नेजल कैविटीज। फिर कहाँ जा रहे हैं हम, फेरिंग्स, ये कौन है, लेरिंग्स। देखो लेरिंग्स से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ आ रहा है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया कहाँ जा रहे हैं, लंग्स में। तो फिर ये ट्रेकिया जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, और प्लूरल होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फिर अभी हम और आगे बात करेंगे। ये देखो बच्चों, वन पेयर ऑफ लंग्स होता है, और ये जो हमारा एब्डोमल कैविटी से इस लंग्स वाली कैविटी को, जो हार्ट के पास होती है, तो डायफ्राम जो होता है वो दोनों को सेपरेट करता है, एब्डोमिनल कैविटी से इन दोनों को, और यहीं डायफ्राम से मसल्स अटैच होते हैं जिससे कि ये लंग्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेकिया टू लंग्स। ट्रेकिया विंड पाइप, अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा। इसकी एक खास बात बताऊंगा जिसका एक क्वेश्चन भी आता है कि जब हम सांस लेते हैं, एयर अंदर बाहर होती है, तो ट्रेकिया पिचकती क्यों नहीं है, यानी कि कोलैप्स क्यों नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, ट्रेकिया पर, ये ब्रोंकाई पर, इन सब पर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। आप समझ लें कि कार्टिलेज रिंग सी शेप में, वो उसको कवर करती है, रिंग्स। तो वो रिंग के कारण ये कोलैप्स नहीं होता। कार्टिलेज रिंग याद रखना यहाँ पर। ट्रेकिया किस में ओपन होता है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई का क्या होता है, पेयर। तो लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। तो अभी हम सिर्फ राइट ब्रोंकस का एग्जांपल लेंगे, वो सेम इसका होगा। राइट ब्रोंकस जब ये फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है तो प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे, देन वो और डिवाइड होता है तो सेकेंडरी ब्रोंकस, देन टर्शरी ब्रोंकस, और फाइनली, और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डायमीटर कम होता जा रहा है, थिन होती जा रही, पतली होती जा रही है। फिर फाइनली किस में ओपन होती है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर और कम रेडियस वाली पाइप्स में, डक्ट्स में ओपन होता है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट किस में ओपन होता है, एल्वियोलर सेक। अब ये हमारा फाइनल पार्ट आ गया, यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्वियोलर सेक। कुपिका बोलते हैं हिंदी में शायद, कुपिका, वायु कुपिका। और ये लंग्स में बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, कौन, एल्वियोलर सेक। और एल्वियोलर सेक में ही ब्लड कैपिलरीज होती है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके, और ब्लड कैपिलरीज से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ये पूरा रूट है। थोड़ा इसका हम डायग्राम भी देखते हैं बच्चों। देखो बंच ऑफ ग्रेप्स टाइप दिख रहा है। तो अभी हम कहाँ से आ रहे हैं, ये ट्रेकिया, विंड पाइप। फेरिंग्स किस में ओपन होता है, विंड पाइप में। देन दिस विंड पाइप ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। प्लूरल में क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब देखो ट्रेकिया से कम रेडियस हो गई किसकी, ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई देन डिवाइडेड, तो इसको प्राइमरी बोला, प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दे आर नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस। ये आपको देखो सी शेप में, यानी ये रिंग पूरी चारों तरफ नहीं है, इसलिए मैं सी शेप बोल रहा हूँ। ये रिंग्स होती है कार्टिलेज की बनी हुई, इसके कारण ही देखो ये रिंग्स है। कार्टिलेज रिंग क्या करते हैं, इस विंड पाइप को कोलैप्स नहीं होने देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं। फिर दो पार्ट में डिवाइड, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर दो पार्ट में डिवाइड, तो टर्सरी ब्रोंकस आ गई। देन फाइनली टर्सरी ब्रोंकस भी खूब सारे पार्ट में डिवाइड होती है, एंड दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन हो रही है बच्चों, देखो थोड़ा सा हम नजदीक जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन हो रही है, एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट किस में ओपन हो रहे हैं, एल्वियोलर सेक। ये एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलर डक्ट, और ये एल्वियोलर सेक। थोड़ा सा और कटिंग करते हैं एल्वियोलर सेक को। ये तो पूरा सरफेस व्यू है, बाहर से कट करते हैं तो इस तरह से ये जो बने हुए हैं, दे आर नोन एज एल्वियोल, और एयर सेक्स भी बोलते हैं इनको, एयर सेक्स, SAC, सैक।
ये देखो ये, और इन्हीं के अंदर बहुत सारी, आपको क्या बताऊं मैं, अनगिनत ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चों। ये हमारा, ये सब कहाँ होता है, ये जो लंग्स होते हैं वो सारा एल्वेओलरी सेक से ही बना हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं योगा करो, प्राणायाम करो, क्योंकि बहुत सारी एल्वेओलरी सेक तो क्लोज ही पड़ी रहती है, वहां तक एयर पहुंचती ही नहीं है। तो योगा और प्राणायाम करने से जो क्लोज एल्वेओलरी डक्ट है वो भी ओपन हो जाती है, और जितनी अच्छी ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में, सारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा बच्चों। इसलिए प्राणायाम करते रहना चाहिए। देखो ये सेंट्रल पैसेज, ये यहाँ तक एयर पहुंची है बच्चों, तो ये एकदम वेंटिलेटर का काम करता है, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। फाइनली अगर आपको पूछे यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप क्या कहोगे, एल्वियोल, एल्वियोल सेक और एयर सेक, वायु कूपिकाएं। क्या होता है एल्वियोलर सेक में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है भैया। कौन होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वियोलर सेक से ब्लड में ट्रांसफर होता है कौन, O2 बाय डिफ्यूजन, बिकॉज एल्वियोलर सेक में जो ऑक्सीजन रिच आ रही है वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो ब्लड आया है बॉडी से उसमें CO2 का परसेंटेज ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो हमेशा जो डिफ्यूजन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हायर क्वांटिटी में, तो वो इधर आ जाएगी क्योंकि इधर ऑक्सीजन लोअर क्वांटिटी में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हायर क्वांटिटी में, तो वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। सिंपल, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। ब्लड में आरबीसीज होती है, और आपको पता है कि आरबीसीज में एक वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, विदाउट इट वी कांट रेस्पायरेट, सेलुलर रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज द काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड हीमो मतलब आयरन। सेंट्रल इसका जो एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। जैसे प्लांट में जाए ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सेंट्रल एलिमेंट कौन है, मैग्नीशियम, और यहां पर हमारा हीमोग्लोबिन का कौन है, आयरन, राइट। अब ये जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर कैरी करता है। तो अभी फिलहाल हम इसको सिंपल बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ गया बच्चों, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, और इसमें हार्ट अपना काम करता है जिसका हम आगे डिस्कशन करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 वाटर एनर्जी बनेगी, तो वाटर एनर्जीज आर यूज्ड अप इन सेल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ट्रांसफर्ड टू एल्वेओलरी सेक थ्रू ब्लड। कार्बोनेट के फॉर्म में इसका ट्रांसफर होता है, और ये डिजोल्व फॉर्म में भी होता है प्लाज्मा में। ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें डिजोल्व फॉर्म में भी चलती है, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में चलती है, सॉरी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, और ये इस तरह से वापस एल्वेओलर सेक में पहुंच जाता है। ये है बच्चों हमारा पूरा पाथवे। यहाँ पर जो भी होता है दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, यहाँ तक एयर आई है और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और नोज से हमने जो एयर अंदर लिया, ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और इस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ O2, ट्रांसफर ऑफ CO2। एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ने के बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी कर रहे हैं बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। सिंपल वे में कहें तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये वर्ड ही है जो आपके दो लाइफ प्रोसेस को कनेक्ट करता है। ऑक्सीडेशन इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ड्यू टू ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन करना वही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो फूड हम कहाँ से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन से, राइट। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लूकोज जो सिंपलर फूड पार्टिकल है C6H12O6, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज ब्रेक्स अप इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो 6 कार्बन का है, और अगर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो ईच पायरुविक एसिड कंटेन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है कौन, पायरुविक एसिड, और यहां पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब पायरुविक एसिड का जो भविष्य है, जो पायरुविक एसिड का फेट है, वो डिपेंड करता है भैया, ऑक्सीजन अवेलेबल है तब तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है, प्रेजेंस ऑफ O2।
और अगर पायरुविक एसिड बन गया और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाता है, एब्सेंस ऑफ O2। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉमन बोथ इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इट मीन्स पायरुविक एसिड तो बनना ही बनना है साइटोप्लाज्म में, एंड ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बात करें बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज in presence of oxygen break down into CO2, water and energy. What is definition of aerobic respiration? The oxidation of glucose particle in presence of oxygen and produce carbon dioxide, water and energy is known as aerobic respiration. चलो कुछ बात करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप चाहे एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है जिसमें अपना पायरुविक एसिड बना था, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड ग्लूकोज इन फर्स्ट स्टेप कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स और पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन वाला, और थोड़ी सी क्या बनती है? एनर्जी। अब बिकॉज O2 इज प्रेजेंट, तो O2 प्रेजेंट है तो हमारा पायरुविक एसिड अब एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ सेल। सेकेंड स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। एक पूरी साइकिल चलेगी अंदर, यानी साइकिल ऑफ रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शंस बोल सकते हैं, वो चलेगा। और इसके लिए किसकी ज़रूरत है बच्चों? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो ऑक्सीजन इसमें भी नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन किस में चाहिए? सेकेंड स्टेप में, जिसमें पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? फाइनली CO2, वाटर एंड एनर्जी, राइट। और इसमें क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप मैंने कंपेयर कर दिया। देखो साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। It's called glycolysis, is called Krebs cycle. Oxygen not required, oxygen required. Glucose converted into pyruvic acid. Here pyruvic acid converted into CO2 and H2O. That's why we are saying that glucose finally converted into CO2, H2O and energy. Glucose converted into CO2, water and energy. अगर बच्चों anaerobic respiration, तो in absence of O2 होता है, right? First step तो same है, क्या? वही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में इन एब्सेंस ऑफ O2 किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। और वैसे तो ये पूरा ही अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होने वाला है। मैंने क्या बताया? अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा, अदरवाइज साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके 2 टाइप के अनएरोबिक रेस्पिरेशन बता रहा हूँ इन यीस्ट और प्लांट सेल। पायरुविक एसिड breaks into ethanol, CO2 and energy। और यीस्ट में जब ये होता है तो इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या प्रोडक्ट बना? इथेनॉल। अब मैं हमारी बात करता हूं एनिमल सेल में। विगोरस मस्कुलर एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो हम उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाते कि हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचे, मसल्स तक पहुंचे, क्योंकि हम रनिंग कर रहे हैं या कुछ खेल कूद रहे हैं या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जो क्रैम्प आते हैं, क्रैम्प, उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है ना, एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में पायरुविक एसिड तो बनता ही है। ऑक्सीजन मिला तो पायरुविक एसिड कहाँ एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और CO2 वाटर एंड एनर्जी बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर तो ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता और साइटोप्लाज्म में ही इसका काम तमाम हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो कहती है यार भैया तू अब कब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है, तू तो यहीं पर साइटोप्लाज्म में जो भी बन रहा है चलने दे, तू तो मुझे एनर्जी दे दे। लेकिन ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड मसल्स में फिर हमारे क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन बोलते हैं, ऐंठन। समझ में आई बच्चों बात? फर्स्ट स्टेप तो होना ही होना है पायरुविक एसिड। प्लांट में ये इथेनॉल CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनिमल में विगोरस मस्कुलर एक्टिविटीज़ में ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इसके कारण क्रैम्प आते हैं। चलो एक साथ बात करते हैं। ग्लूकोज,
अभी रेस्पिरेशन की बात करते हैं, किसकी? सेलुलर रेस्पिरेशन की। फर्स्ट स्टेप occurs in take place in cytoplasm, कोशिका द्रव्य, and glucose converted into 3 carbon molecule pyruvic acid, and a small amount of energy is also produced here. अब इस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, और क्या प्रोड्यूस करता है? CO2, वाटर एंड एनर्जी। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पूरा आपको लिखना है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2, अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एनिमल सेल में तो ये किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में। एंड यीस्ट और प्लांट सेल में ये किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड हमारे मसल्स में ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब हम विगोरस मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और लैक्टिक एसिड के कारण फिर क्रैम्प आते हैं। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब तो आप ऐसे ही दे सकते हो, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस में होता है। यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें? CO2, वाटर एंड एनर्जी में। और यहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इन केस ऑफ प्लांट एंड यीस्ट, किसमें होता है? इथेनॉल प्लस CO2, और इन केस ऑफ एनिमल सेल लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी दोनों में। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ये। यहां पर एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। यहां पर एनर्जी रिलीज इन लेसर अमाउंट। डिफरेंसेस की बात करें बच्चों, डिफरेंसेस की बात करें क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब तो आपको काफ़ी तो याद हो गया होगा। इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2, ग्लूकोज दिस, एनर्जी रिलीज लेसर अमाउंट, लार्जर अमाउंट, लेसर अमाउंट। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सिर्फ कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी तो बन रहा है, वो तो बॉडी में यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के मीडियम से कहाँ चली जाती है? लंग्स में। ओके पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनी उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और अगर यूज में नहीं आ रही एनर्जी तो सबसे पहले देखो, एनर्जी का सबसे पहले स्टोर होता है। ये हमारे ATP फॉर्मेशन होता है। इस एनर्जी का यूज करके सेल क्या करती है? ATP बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? ATP। होते क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ में 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं। जैसे ही एनर्जी मिलती है उनको क्रैब साइकिल से, तो उस एनर्जी का यूज करके वो एक एक फॉस्फेट को और अपने साथ बॉन्ड बनाकर अटैच कर लेते हैं, और बॉन्ड बनने में एनर्जी यूज होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज यूज्ड। एक बंध बन जाता है, और बंध है ना। तो ADP एक फॉस्फेट को और अटैच करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अब हमारे बैंक हो गए एनर्जी के। जैसे ही सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो एक बॉन्ड को तोड़ देगी, और जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो फॉस्फेट अलग और ATP किस में चेंज हो जाता है? ADP में। और इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा बैंक है ATP, राइट। एनर्जी बनती जाएगी, उसका यूज़ करके हम ATP बनाते जाएंगे, और जब ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ATP वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में, एनर्जी रिलीज होगी। इन द केस ऑफ व्रत या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, तो जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उधर कमजोरी भी आ गई है, रेस्पिरेशन भी नहीं होता, तो ऐसे कभी कभी ADP फिर और आगे ब्रेक होता है और AMP बनाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एक बॉन्ड और टूट जाता है। तो इन जनरल केस ATP ADP में ही कन्वर्ट होता है जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ADP कन्वर्टेड इनटू ATP। तो बच्चों देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इजी है। बस आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, नोट्स को कॉपी करें, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके ये स्केच माइंड में बन जाए। और मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मैं फ्लो चार्ट से आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्स्ट रीडिंग नहीं करें।
बुक में रेस्पिरेशन है उसको पूरा पढ़ना है। टेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो आपकी ओन लैंग्वेज डेवलप होगी, नहीं तो आप एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज रीड द टेक्स्ट। कोई सी भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, एनसीईआरटी की हो या कोई हेल्प बुक हो, हमको उसको पूरा रीड करना है, ठीक है। और वही स्पेशल बात, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। देखते रहिए केमिस्ट्री विद सिद्धार्थ सर। और अब तो बायो भी आ गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।